गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज भाई थर्मोडायनेमिक के थर्ड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले सब बच्चों से निवेदन है कि भाई जिसने अभी देखो समझ में नहीं आएगा नहीं तो ऐसे, तो अगर आपने ये पार्ट समझना है अच्छे से तो आप जो इससे पहले वाला पार्ट है उसको अच्छे से पहले देख लेंगे। बाद दो पार्ट इसके पहले भी हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक की बेसिक नॉलेज है, तो उनको आप अच्छे से जरा पहले समझ लें, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले सेक्शन में 6.2 थर्मोडायनेमिक का जो पार्ट था उसमें हमने आपको यहाँ पर छोड़ दिया था कि जिसमें कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन बाय द गैस आ गया था माइनस का पी डेल्टा भी आ गया था। ध्यान होगा आपको सबको। इससे आगे थोड़ी बात करते हैं, जिसने फिर मैं कह रहा हूँ जिसने शुरू के दो पार्ट नहीं देखे वो दो पार्ट जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए जरूर देखें उसको। तो W इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का पी डेल्टा भी हमने आपको प्रूव करा दिया था लास्ट टाइम। ये था फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी में क्या इफेक्ट आता है इसकी वजह से। फॉर कांस्टेंट प्रेशर की वजह से इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको बता रखा था कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q प्लस W। ये हम जानते हैं, वी नो दैट। जानते हो ना बच्चों इस बात को? हाँ बोलो मेरे साथ। ठीक हो गया। तो ये भी आप सब जने एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी नहीं होती, इसे करेक्टली अगर बोला जाए तो चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी होती है। क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी को हम फाइंड करना बहुत मुश्किल है, हम फाइंड नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को। क्यों नहीं कर सकते इस बात को जरा ध्यान से समझो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो हमारी बॉडी में जितने भी काम कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं हमारे अंदर इस टाइम पर। जैसे मैं सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं दिन रात खाना ना खाऊं, कभी भी खाना ना खाऊं, और मेरे अंदर कुछ तो एनर्जी है ही, कुछ एनर्जी तो स्टोर है मेरे अंदर। तो उस एनर्जी से, जो एनर्जी पहले से ही मेरे अंदर है, उस एनर्जी से बिना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लिए मैं कितना काम कर सकता हूँ, वो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने लग गए तो भैया हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना है? मुझे काम तो करते रहना है, तुम्हें पढ़ाना भी है, नोट्स बनवाना है, सब कुछ काम करना है, और मुझे खाना कुछ नहीं खाना, किसी भी प्रकार की एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी है। तो मैं कितना काम कर पाया बिना बाहर से एनर्जी कंज्यूम करे, तब मैं अपनी इंटरनल एनर्जी निकाल पाऊंगा कि मेरी इंटरनल एनर्जी इतनी थी। बट उसे निकालने के लिए तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। समझ सकते हो तुम, अगर कुछ भी नहीं खाऊंगा, काम करते रहूँगा, तो भाई मुझे तो नहीं पता चल पाएगा मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, पर हाँ जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है उसे पता चल सकता है। ठीक है, तो ऐसा करेगा ही कोई कौन। ठीक है, तो भाई इंटरनल एनर्जी हम फाइंड आउट, मतलब आज चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करती है हमारी हीट पर और वर्क पर। ये आपको बहुत पहले हमने फर्स्ट वाले लेसन में आपको समझाया था, तो जिसने नहीं पढ़ा उसको दोबारा से देखें, एक बार दोबारा रिपीट करें। तो डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W। अब देखो, अगर हमें पता है फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हमने W निकाल दिया, फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने W निकाल रखा है। ठीक है, प्रेशर। तो डेल्टा E कितना होगा? डेल्टा E को कुछ बुक में डेल्टा U भी लिखा होता है, एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से डेल्टा U होगा। तो बात सेम ही है, कोई इसमें घबराए ना इसमें। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? QP को ले लिया मैंने हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कि हीट में क्या चेंजेस आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे QP से डिनोट कर दिया। और W तो हमने निकाले रखा कांस्टेंट प्रेशर पे कितना है, यहाँ पे लिख दो एक बार, कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है सब कुछ, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हीट मेरी कितनी, वर्क डन कितना, माइनस का P डेल्टा V। तो ये मेरी इंटरनल एनर्जी, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अच्छा, तो यानी कि एक तरीके से जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो मेरे साथ, बता रखा है पहले आपको। उसको हम बोल देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी हो गई। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालो, किस पे निकालो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो सोच के देखना ध्यान से बात, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मुझसे कोई कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछता है कैसे होगा भाई, तो मुझे पता है कि वर्क डन मेरा कितना है, माइनस का P डेल्टा V है, बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये चेंजेस इन वॉल्यूम तो है, बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो चेंजेस इन वॉल्यूम 0। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का P इंटू 0, यानी कि W इक्वल टू तो 0 हो गया। कितना हो गया बच्चों? W इक्वल टू 0। तो डेल्टा E कितना है मेरा? चेंजेस इन एनर्जी आएगा QV। QV क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये अभी आगे काम आएंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जब चैप्टर करेंगे तो QV क्या है ये सब काम आएगा आगे। QV फिलहाल मैंने इसलिए लिखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ये हीट, और आगे मेरा ये तो 0 ही है। तो जो इंटरनल एनर्जी में
चेंजेस आएगा वो केवल हीट पे डिपेंड करेगा, ना कि वर्क पे, क्योंकि वर्क डन है ही नहीं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन होगा नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या है कि भाई मेरा जो बीकर था इसमें जो ऊपर से पिस्टन लगा हुआ था, यहाँ गैस भरी थी, ये वॉल्यूम जितना था इतना ही रहेगा, यानी कि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। सपोज शुरू में क्या होता है तुम्हें पहले लेक्चर में कि अगर ये ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय गैस होगा जिसमें माइनस हो जाती है वैल्यू, अगर ये नीचे आएगा तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा जिसमें वर्क पॉजिटिव हो जाता है। बट यहाँ पे तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी कि वर्क डन कितना होगा 0। यस यू आर राइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हो गया। और फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम को प्रोसेस कौन सी बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हमारा एक बचा है आइसोथर्मल। आओ इस पर थोड़ी सी नज़र बनाते हैं, थोड़ा अच्छा टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। आओ देखो, चलो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्लियर करते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है, सब बोलो मेरे साथ, यस टेम्परेचर। क्या चीज कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं एक बात कि भाई dw इक्वल टू होता है माइनस का p dv। शुरू में आपको समझाया था मैंने, नहीं तो आप बहुत तरीकों से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। dw इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस p dv हो सकता है। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इस केस में, कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। सबसे अच्छा हमारे पास है फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन पता है सबको, करा रखा है 5th चैप्टर में। क्या होती है बोलो मेरे साथ, PV इज इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो नाउ dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का nRT अपॉन V और dV। मैंने nRT P की जगह इसकी पूरी वैल्यू पुट कर दी। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना होता है बच्चों, क्योंकि देखो केवल टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकते हैं, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर वही वाली कंडीशन, वॉल्यूम चेंज हो रहा है यानी कि V1 से V2 पे जा रहा है। जैसे कि बनाता हूँ, चलो एक फिर से देख लो, यहाँ पे ये हमारा सिस्टम हो गया, ये पिस्टन हो गया, इसके अंदर गैस है, ये V1 से लेके कहाँ तक चले जाता है, यहाँ तक ऊपर को उठ गया, V2 तक उठ गया। पहले तो बताओ भाई वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जल्दी बताओ क्लियर। जी हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम है क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही है बच्चों बात, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब क्या करेंगे, देखो इसके आगे टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dW, जैसा आपने पहले भी करा था एक बार, V2 से V1 से V2 लिमिट, dW की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ कर देता हूँ, मैं ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वाला, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। माइनस का nRT अपॉन V dV, समझ लो। तो भाई इसमें n भी कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ मोल होते हैं, R भी कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि कंडीशन ही आइसोथर्मल चल रही है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, तो अंदर बचे 1/V dV, V1 से V2। अब आपको पता होना चाहिए 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है। मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चों को पता होगा log V होता है। क्या होता है बच्चों, log V या ln मान लो, बहुत सारे बुक में ln ले लेते हैं इसको। जब log के बेस में e होता है, ये ध्यान रखो, देखो जब भी log के बेस में e होता है, इसे बहुत सारी बुकों में ln लेते हैं, ln। और ln को हम log 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग विद 2.303, यानी कि अगर मुझे इसे log 10 में कन्वर्ट करना है तो log 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log e। तो मैं अभी तुम्हें log e ही लिखवाऊंगा, बट ध्यान रखना log e को ही ln बोलते हैं, बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखो 1/V का क्या हो गया, log
ई वी लिमिट पहुंच गई पीछे, W इक्वल टू माइनस का एन आर टी, लॉग वी का हो गया लॉग ई वी टू माइनस का लॉग ई वी वन। एक आइडेंटिटी होती है लॉग में, बिकॉज अगर लॉग एम माइनस लॉग एन आता है तो हो जाता है लॉग एम अपॉन एन। आई होप सब स्टूडेंट को ये पता होगी, नहीं पता हो तो अब नोट कर लें अच्छे से। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन और बेस में ई। अभी मैंने आपको बताया था कि लॉग ई को अगर मुझे लॉग 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 2.303। नाउ W इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ई वी टू लॉग 10 हो जाएगा, सॉरी ये लॉग 10 वी टू अपॉन वी वन। ये होगा आपका वर्क डन फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये है वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। सबके लिए वर्क डन आपको सिखा दिया भाई। अगर आइसोबारिक प्रोसेस होती है तो वर्क डन तुम्हारा कितना होता है, पी डेल्टा वी, अगर माइनस भी आ जाता है इसमें। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होती है तो वर्क डन 0, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो वर्क डन कितना होगा, माइनस का 2.303 एन आर टी लॉग 10 वी टू अपॉन वी वन। समझ में आ गई इतनी बात बच्चों? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। हाँ देखो एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे इसके आगे, हमें एक बात और पता है, बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ पता बच्चों क्या होता है? बॉयल्स लॉ भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉलो करता था। अगर आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि बॉयल्स लॉ भी किसको फॉलो करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर को फॉलो करता है। तो उसमें क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो सकता है V2 अपॉन V1। बस यहाँ पे आप एक और लगा सकते हैं, W को हम प्रेशर के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, 2.303 nRT log 10 P1 अपॉन P2। कुछ नहीं करा है मैंने, बस V2 अपॉन V1 की वैल्यू पुट कर दी है P1 अपॉन P2। ये आपका काम है आज का, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो और बच्चों तो घर में मन लगा के पढ़ो। रिजल्ट अच्छा करना, अपना 12th का परसेंटेज अच्छी लानी है तो भाई ध्यान से सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान से सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से करें। और जिसको पहले ये वाला पार्ट ना देखें, जिसने ये पार्ट समझना है तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखें। ठीक है।